स्टूडेंट, इससे पहले एक वीडियो आपके पास पहुंचा था, चैनल पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसमें हम लोग सीखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सीखे थे। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है जिसमें कि इसमें हम लोग कवर करेंगे कूलम्स लॉ कवर करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसमें 5 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन अब देखना हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि क्या हुआ, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ से। स्टार्ट कूलम्स लॉ। चलिए तो देखिए कूलम्स लॉ क्या हुआ, 2 चार्जेज हुए। एक चार्ज हुआ आपका Q1 और यहाँ चार्ज हुआ आपका Q2, और दोनों चार्ज का बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है यहाँ पर R। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि 2 मास रहता है, 2 मासेज के बीच में एक और दोनों मास के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस रहता है, तो वहाँ पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जब 2 चार्जेज रहे तो 2 चार्ज के बीच में भी और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस R है, तो वहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसके बारे में कूलम्स लॉ ने दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो 2 चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस R है। क्लियर, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जिसको कि हम F इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये रहेगा आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स आपका है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको एरो से इंडिकेट किए, तो लेकिन यहाँ पर तो हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं सिर्फ, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, आर कैप से डिनोट कर देते हैं। ये आर कैप आपका क्या है, यूनिट वेक्टर, जो कि द मेन पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ टू शो द डायरेक्शन ओनली। ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज़ 1। क्लियर, तो ये रहा नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिनका वैल्यू होगा 9 × 10⁹, जिसको कि हम कहते हैं K। ठीक है, सो F इक्वल टू द यहाँ हो जाएगा, अब F इक्वल टू द K × Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यह आपका हो गया फोर्स। किनके बीच में फोर्स लगता है, यहाँ 2 चार्ज जो लग रहा है, उन दोनों चार्ज के बीच का ये फोर्स है। क्लियर, नाउ अब देखते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपका एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका कि वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12। 8.854 × 10⁻⁻12। अच्छा, अब देखिए थोड़ा यहाँ इक्वेशन से भी देख लेंगे। यहाँ से कहाँ गया, इस चीज़ को देख लीजिए ते हैं हम कि ये जो हम लोग लिखे हैं ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, तो 1/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं हुआ। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका इक्वेशन के इस साइड आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू द नीचे हो जाएगा 1/f इंटू ऊपर क्या रहेगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तब अब इनका यूनिट कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम। तो कुलम और कुलम, तो ये हो जाएगा यूनिट कुलम स्क्वायर। ठीक है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ऊपर में जाएगा तो पर न्यूटन हो जाएगा, और इनका R स्क्वायर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो m⁻²। तो दिस इज़ द SI यूनिट, दिस इज़ द SI यूनिट। ये क्या है आपका, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आता है कि SI यूनिट ऑफ
फ्री स्पेस क्या होगा, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब ये हुआ। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि डायमेंशन भी पूछता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो डायमेंशन थोड़ी बना ले, तो हमेशा डायमेंशन को हम जो है बिग ब्रैकेट में शो करते हैं, बिग ब्रैकेट में। तो इक्वल टू द, अब कूलम क्या है आपका, कूलम जो है चार्ज है। तो हम जानते हैं बेसिकली, आपको पता है Q/T, ये Q/T होता है I, करेंट। करेंट क्या हुआ, फ्लो, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। तो Q इक्वल टू तो हो जाता है IT, जो कि I करेंट हो गया, T टाइम हो गया, ठीक है। तो I तो आपको फंडामेंटल यूनिट ही हुआ, T भी फंडामेंटल हुआ। तो इनका Q का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, IT लिखो या AT लिखो। तो यहाँ पर C² है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, A² T²। क्लियर, ओके। नाउ न्यूटन, ये तो फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/T⁻², ये हो जाएगा फोर्स का, ठीक है। पावर कितना है, -1, पावर -1 इंटू ये मीटर का क्या होगा, लेंथ। तो L पावर कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। ये हो गया मीटर स्क्वायर का, यहाँ पर हो गया। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A² T²। अब m पावर कितना हो जाएगा, अराउंड -1, L पावर -1 एंड T टू द पावर -2 इंटू -1, तो हो जाएगा T², और ये हो जाएगा L पावर -2। अब इसको सिंप्लीफाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा m पावर -1, L कहाँ है, या L इन्वर्स, और L पावर -2, तो L पावर -3 एंड द T², यहाँ भी T², तो T पावर 4 and here is the A². This is the dimensional formula of permittivity of free space, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये वाला, ये आपका है डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी हम लोग अब क्या सीखे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल चीज़ें देख लिया कि कूलम्स लॉ में ये। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। तो कूलम स्टेटमेंट क्या होगा, आपको पता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R², यही हुआ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ यहाँ लिखेंगे क्या, इट स्टेट्स दैट the force between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance बिटवीन लेम। ये आपका हुआ कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ। देखिए, तो F यहाँ पर है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2, तो यहाँ कह रहा है फोर्स, ये है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका प्रोपोर्शनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये कूलम्स लॉ हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, नेक्स्ट टॉपिक। फोर्स अब इसको देखेंगे,
फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, जिसको कि कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी। इसमें क्या रहेगा, जब दो चार्जेज रहेंगे तो दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स लगता है, लेकिन जहाँ पर किसी भी सिस्टम में या कहीं पर भी तीन या तीन से ज़्यादा चार्ज अवेलेबल हो, तो वहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स जो है ना टोटल चार्ज की वजह से वो क्या कहता है, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल चार्जेस। यहाँ पर एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए ये कोई चार्ज आपके पास है Q1, ये कोई Q1 चार्ज है, ठीक है। अब इनके चारों ओर कहीं पे भी Q2 है, यहाँ Q3 है, यह आपका Q4 है, लाइक दिस, इधर आपका Q5 है। तो यहाँ अब Q1 पर, यहाँ Q1 पर ये डिस्टेंस है, ये मानते हैं आपका डिस्टेंस ले लीजिए R, इसको हम 4 लिख देते हैं, यहाँ 4 इसलिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमने दे दिया R3, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा R2, और ये डिस्टेंस हो गया आपका R1, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये बताइए, यहाँ पर कितने चार्ज है, 5 चार्जेज हैं। तो 5 चार्जेस पर अब सपोज डेट पूछता कि भाई Q चार्ज पर कितना नेट फोर्स होगा, तो अभी आप लोग ने जानते हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तब यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, और हमें पता है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तब एफ नेट, यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू द हो जाएगा यहाँ पर F1, यानी फोर्स एट A1 ड्यू टू 2, तो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। 1 का मीनिंग क्या हुआ, एंड फोर्स एट दिस Q1 ड्यू टू सेकेंड ड्यू टू Q2, फोर्स एट 1 ड्यू टू 3, फोर्स एट 1 ड्यू टू Q4 एंड फोर्स एट 1 ड्यू टू Q5, ये हुआ नेट फोर्स, ठीक है। तो इसी को जो चीज़ें हैं ना, यही होता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको कि कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इक्वल टू द F12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, ये Q2 है ना, तो डिवाइडेड बाई R2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये F13 को क्या लिखेंगे, तो K इंटू Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3 होल स्क्वायर, प्लस K इंटू Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R4 होल स्क्वायर। इस तरह से प्लस कितना है, 5 तक है ना, तो K इंटू Q1 Q5 डिवाइडेड बाई R5 होल स्क्वायर। यहाँ पर अब इसमें कॉमन क्या है, तो K Q1 आपका कॉमन है, देख लीजिए K Q1 सभी में है। अब यहाँ क्या बचेगा, तो Q2 डिवाइडेड बाई R2 होल स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 होल स्क्वायर प्लस Q4 डिवाइडेड बाई R4 होल स्क्वायर प्लस Q5 डिवाइडेड बाई R5 होल स्क्वायर। आप देख रहे हो इस तरह से चीज़ें बच रहा है, ठीक है। ये हुआ, यही हुआ आपका F नेट फोर्स, क्लियर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स हो गया। अब जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी F नेट इक्वल टू द K Q1 इंटू समेशन ऑफ QI डिवाइडेड बाई RI होल स्क्वायर, वेयर I इज इक्वल टू द 2, I की वैल्यू कितना है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, अप टू N। अब यहाँ पर N की जगह कितना है, 5, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ नेट फोर्स, ये आपका हो गया नेट फोर्स, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसको कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट थोड़ा लिख देते हैं कि क्या होता है। यहाँ है, इफ़ देयर आर 3 or more charges, the net force on any charge is the vector sum of all forces on
8 ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इफ़ देयर आर 3, यहाँ पर कितने चार्ज कर रहा है, इफ़ देयर आर 3 और मोर चार्जेस इज चार्जेस द नेट फोर्स क्या होगा, द नेट फोर्स और एनी चार्ज इज द वेक्टर, क्या है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज पर ही क्या नेट फोर्स निकाल रहा है, तो क्या है, ये सिंपल सी बात है, वेक्टर एडिशन है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन इट ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, ये जितने भी चार्ज अवेलेबल है यहाँ पर उनकी वजह से, ठीक है। चलिए और थोड़ा एग्जाम्पल अगला वीडियो में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है ना, उसमें अब उससे रिलेटेड बनाएंगे कि फोर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कहाँ कहाँ पर कैसे होता है। वैसे एक छोटी सी है तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल एक दे रहा है, एग्जाम्पल थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेंगे, ठीक है ना, वो अगले वीडियो में न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे ए बी एंड सी इज योर ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कोई है, ठीक है ना, अब इस साइड इज गिवन एल एल एल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड एंगल विल बी 60 डिग्री, ठीक है। नाउ इस बी पर चार्ज दिया हुआ है आपके पास Q1, यहाँ पर है Q2 और यहाँ है आपका Q3 चार्ज, जो कि सारे का मैग्नीट्यूड कितना है Q, सभी का मैग्नीट्यूड कितना है Q। अब जो है अगर यहाँ पूछता है कि आप ये बताओ, आप ये बताइए कि ये QC पर, इस वर्टिसेस पर नेट फोर्स क्या होगा, तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी, या ऐसा नहीं है कि Q ही कुछ भी हो सकता है, तो हमने मैग्नीट्यूड Q ही रखा। अब पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन, तो इनका डायरेक्शन फोर्स का क्या जाएगा इधर, तो ये फोर्स हो गया एफ एट सी ड्यू टू बी, एफ सी बी हो गया इधर, ठीक है। अब एक तो ये चार्ज, एक यहाँ भी तो चार्ज है, इस चार्ज से होता है ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स होगा कितना, एफ एट सी ड्यू टू ए, एफ सी ए, ठीक है। तो दो फोर्स यहाँ तो हुआ, अब हम जानते हैं फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो अब इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट यानी वही रिजल्टेंट आपका नेट फोर्स हुआ, तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री ही, ठीक है। तो दो फोर्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, क्लियर है। और एफ सी भी एफ सी है, दोनों इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सपोज डैट आपके पास एफ सी बी इक्वल टू द एफ सी ए बराबर आपका आया है एफ, दोनों सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो वहीं एफ आएगा। नाउ अब इसका हम अगर रिजल्टेंट निकाले हैं तो एफ नेट आपका रिजल्टेंट हो गया, एफ नेट इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ होता है क्या, यानी एफ सी बी ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस एफ सी ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ सी बी इंटू एफ सी ए, यहाँ होगा कॉस, कितना एंगल है 60 डिग्री, तो यह हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ एंगल है 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो 60, अब कुछ भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, तो आपको निकालना, तो अब इक्वल टू द एफ सी बी कितना होगा, एफ, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री बच्चों होता है 1/2, आप लोग को पता होगा कॉस 60 1/2, तो 2 क्या हो गया कैंसिल, 2 आपका हो गया कैंसिल। फिर अब यहाँ क्या हो गया एफ स्क्वायर तो 3 एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा f√3, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो रिजल्टेंट बनेगा तो यही रिजल्टेंट बनेगा ये वाला, और ये जो निकलेगा एफ नेट यही होगा एफ नेट, ठीक है। तो एफ नेट आपका कितना आ गया, यही हुआ एफ नेट, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट f√3, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहाँ पर कितने चार्ज है, 3 चार्जेस हैं, ओके। तो आपका ये टॉपिक कवर। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज हो, जैसे एनी चार्ज इज प्लेस्ड हियर, क्यू इज अ चार्ज प्लेस्ड हियर, यहाँ कोई चार्ज प्लेस्ड है। अब एवरी चार्ज, वी नो डैट वेरी वेल, एवरी चार्ज हैज इट्स ऑन फील्ड, अपना एक फील्ड होता है, ठीक है। तो Q इज अ चार्ज, Q इज अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट एंड एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज। नाउ अब पूछ रहा है कि बताइए कि इस पॉइंट पर, जो पॉइंट हमने यहाँ इंडिकेट किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए हम यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं। कौन सा चार्ज? टेस्टिंग चार्ज रखते हैं पता करने के लिए कि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होगा। तो जब दो चार्ज हो गया तो दो चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ एक फोर्स लगेगा, तो F इक्वल टू द लगेगा K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो पता है, आर आपके क्या है? कांस्टेंट है। ये हो गया फोर्स, ठीक है। तो चलिए ये फोर्स हो गया। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। तो F का वैल्यू यहाँ प्लेस कीजिए, तो K इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और ये क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो बच्चों क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा आपके पास? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यह आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और के का तो वैल्यू सबको पता ही है कि के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। नाउ अब इस इक्वेशन से यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू द क्यू नॉट इंटू ई, ये भी लिख सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होगा? क्यू नॉट इंटू ई। क्लियर? ये हुआ, ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिए कि इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। जैसे यहाँ पर इट इज़ डिफाइंड द फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज, ये रहा आपका। क्लियर? ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड E इक्वल टू द होता है F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। F भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी। वैसे एक वीडियो में हम बता देंगे कि स्केलर और वेक्टर को कैसे पहचानते हैं, वो एक वेक्टर का चैप्टर उसमें हमने दे रखा है, उसमें आपको क्लियर किया हुआ है कि स्केलर और वेक्टर को कैसे पहचानते हैं। ये जनरल ट्रिक्स है, ठीक है ना। वैसे फिर भी आप जान लो कि स्केलर को पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं और वेक्टर को निगेटिव से इंडिकेट करते हैं, और सिंपल मैथमेटिकल आपने बनाया है उसी के अनुसार हम बता देंगे। जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स तो आप जानते हो कि वेक्टर है, तो वेक्टर को हमने इंडिकेट किया निगेटिव साइन से। और यहाँ पर चार्ज क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज को हमने इंडिकेट किया पॉजिटिव से। तो निगेटिव में पॉजिटिव रिजल्ट क्या आता है? निगेटिव। तो निगेटिव क्या होता है? वेक्टर। निगेटिव आपका हो जाता है वेक्टर, ठीक है। और यहीं पॉजिटिव है तो स्केलर हो जाएगा। तो ये हो गया डिफिनेशन, ये हो गया नाउ। एंड अब बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कितना हो जाएगा? एफ का यूनिट हो जाता है फोर्स का न्यूटन, और चार्ज का हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट। न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब इनका डायमेंशनल फार्मूला, तो ई अगर बिग ब्रैकेट में लिखते तो डायमेंशन हो गया इक्वल टू द न्यूटन का कितना हो गया? mL/-2, ये हुआ फोर्स का डायमेंशन। और कुल्लम का क्या लिखेंगे? AT, तो A इन्वर्स T इन्वर्स, क्योंकि यहाँ इन्वर्स है तो फाइनली कितना होगा? mL/-3 इंटू A इन्वर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? जैसे हम लोगों ने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैलकुलेट किया था बच्चों, ठीक उसी प्रकार हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू
टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। जैसे कि हम लोग पहले क्या देखे थे कि जब बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं और किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर पूछ दे कि यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, तो उसको जगह नेट फोर्स निकालने का क्या करते थे कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, है ना, कि वो जो वेक्टर सम करते थे जितने भी चार्जेस हैं उस चार्ज से लगने वाला जो फोर्स का वेक्टर सम निकालते थे। ठीक उसी प्रकार ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। मानते हैं किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस है और किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट पर पूछ दे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वही करेंगे वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ठीक है, ये रहा। तो जब कि होगा, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस है, सपोज डेट यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल, तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इक्वल टू द हो जाएगा के इज योर कांस्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। अब समेशन ऑफ I इज इक्वल टू द 1 to n, जो कि हो जाएगा QI डिवाइडेड बाई RI का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आर कैप बच्चों क्या हुआ, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अब देखते हैं फील्ड लाइंस क्या हुआ। वैसे हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस जो होता है, एक ये रहा पॉजिटिव और इधर हो गया आपका नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस हमेशा जो है पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में समाहित होता है। ठीक है, इस तरीक़ा से। पॉजिटिव से निकलेगा बाहर और नेगेटिव के अंदर आएगा। सॉरी, देख लो, आप देख रहे हो कि पॉजिटिव से सारे चार्जेस बाहर निकल रहे हैं और निगेटिव के अंदर में आ रहे हैं। ये फील्ड लाइंस हो गया। तो फील्ड लाइंस में पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि फील्ड लाइंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू अ नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में जाता है और पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, इस तरह से ये गया, इधर गया प्लस इधर गया वैसे। और फिर जैसे मान लीजिए कि हमने ये बनाया, फिर इधर सबका बना ये। ठीक है, और सपोज डेट यहाँ से ऐसे काटते हुए ऐसे आ गए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल, यहाँ भी इंटरसेक्शन, कहीं पर भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे पर कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए, और ये हो गया। अब थर्ड क्या हो गया, फील्ड लाइंस, तीसरा लिखेंगे इट डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप। ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये किसी भी क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग,
यहाँ पे। जैसे ये क्लोज लूप क्या हुआ कि यहाँ से जो चला है फील्ड लाइंस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया तो कहाँ पर ये क्लोज लूप है, ऐसे जा रहा है और फिर इसको अगर ये रिटर्निंग रहता है ये वाला, तो कहने का मतलब मानते हैं ये कि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन चला, तो यहाँ पर क्या क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो कभी भी ये क्या करेगा, क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करेगा। ओके, यही फील्ड लाइंस का कंसेप्ट था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वीडियो को लेंदी नहीं बना रहे हैं बच्चों, ठीक है, छोटा छोटा फॉर्म कर रहे हैं और न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। इसको पहले डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द field lines passing through area is known as electric flux। ठीक है, या और इसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई इक्वल टू द ई डॉट ए, क्योंकि अभी हमने लिखा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया कैसा होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ई डॉट ए, तो जो कि हो जाता है ई डॉट ए को करते हो तो डॉट प्रोडक्ट है ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हुआ फ्लक्स फाई, ये हुआ क्लियर। नाउ अब एसआई यूनिट इनका क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, ये क्या है, न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया कितना होता है, तब मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर न्यूटन का कितना होता है, एम एल टी पावर -2, ये फोर्स हो गया, एम एल टी पावर -2, और कूलम का कितना होगा, ए इन्वर्स टी इन्वर्स, क्यों ए इन्वर्स टी, क्योंकि सी इन्वर्स है और सी बराबर ए टी होता है, और ये मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, एल स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया आपका एम एल, यहाँ पर कितना हो गया, एल क्यूब हो जाएगा, एंड द टी पावर -2, यहाँ -1, तो -3 हो जाएगा, और ए पावर -1, ए इन्वर्स, ए क्या है, ए यहाँ पर एम्पियर है, ए को आप एरिया नहीं समझ लेना, ये आपका एम्पियर हो गया, ये आपका फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में ऐसे ही आएंगे कि एसआई यूनिट क्या हुआ, इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, तो टॉपिक क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, दे कूलम्स लॉ हो गया आपका, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फील्ड लाइंस हो गया, और फ्लक्स लाइन हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स रहेगा, इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जिसको कि हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। और अगले वीडियो में आएगा अब क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।